देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं संजय राजन। दोस्तों, लगातार बतौर तीसरी बार नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:30 बजे से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाना है। इसके पहले कल यानी शुक्रवार, आज यानी शनिवार को लगातार सत्तारूढ़ दलों और विपक्षी दलों में बैठक का दौर देखने को मिला। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे मंत्रियों के साथ चुनाव के बाद पहली समीक्षा बैठक की। हालांकि इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में होने की वजह से शामिल नहीं हो पाए। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे मंत्रियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही अपने प्रभार वाले क्षेत्र में जाकर स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों के मॉनिटरिंग का निर्देश दिया। जबकि राजधानी लखनऊ में ही दूसरी अहम बैठक समाजवादी पार्टी संसदीय दल की मुख्यालय में हुई, जिसमें पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को संसदीय दल का नेता चुना गया। मुलायम के बाद अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का इस आम सभा चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा। अब अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के लिए केंद्र के सियासत में सक्रिय होने का मन बना लिया है और प्रदेश का कार्यभार किसे सौंपते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। हालांकि माना यह जा रहा है कि अखिलेश चाचा शिवपाल को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जवाबदेही सौंप सकते हैं। दिल्ली में भी आज 2 अहम बैठकें हुई। पहली बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा की अगुवाई में संपन्न हुई, जिसमें अमित शाह समेत बीजेपी के सारे कोर कमेटी के नेता शामिल हुए, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह से लेकर भावी मोदी कैबिनेट के लिए एनडीए का फार्मूला बनाने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी बैठक कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्य समिति की हुई। इस बैठक में राहुल गांधी को संसद में नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। हालांकि राहुल गांधी ने केंद्रीय कार्य समिति के सदस्यों का धन्यवाद देते हुए इस पर फैसले के लिए कुछ वक्त मांग लिया है। बैठकों का दौर शनिवार में जारी रहा। इन बैठकों में मिल रहे भावी संकेतों पर आज हम चर्चा करेंगे। एक बेहतरीन पैनल हमारे साथ होगी। इस बीच एक और जानकारी दे दें कि तीसरी बैठक भी संपन्न हो गई कांग्रेस संसदीय दल की, जिसमें सोनिया गांधी को कांग्रेस ने अपना नेता चुन लिया है। यानी कुल मिलाकर एक संकेत है साफ तौर पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश को साधने की कवायद के रूप में देखा जाए या फिर केंद्र में सक्रियता की बात की जाए। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी का ये फैसला काफ़ी अहम रहने वाला है, चूँकि जिस तरह का जनादेश इस बार आम सभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए को मिला है, दोनों के सामने अपने अपने तरह की चुनौतियां हैं। जहां एनडीए के सामने अपने घटक दलों को एक साथ रखने की बड़ी चुनौती है, वहीं इंडिया गठबंधन लगातार इन कोशिशों में जुटा है कि एक लंबे समय के बाद शक्तिशाली विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन खुद को संसद में स्थापित कर रहा है। लिहाजा घेराबंदी दोनों स्तर पर होना है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी से कमर कस ली है। उन्होंने जो आज बैठक ली उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि वीवीआईपी कल्चर कतई स्वीकार नहीं होगा। यानी जो खामियां रह गई, जो जनता की शिकायतें थी कि सरकार उनके दरवाजे पर नहीं गई, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया, इसको लेकर आज तल्ख तेवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देखने को मिला है। जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में तमाम ऐसे घटनाक्रम हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे नरेंद्र मोदी के सामने ये बड़ी चुनौती है कि अभी तक बहुमत भारतीय जनता पार्टी के बहुमत था और एनडीए घटक दलों के चाहने और न चाहने से फैसले नहीं रुकते थे। लेकिन अब निश्चित तौर पर चाहे वो टीडीपी की बात की जाए या जेडीयू की बात की जाए, एक प्रेशर ग्रुप के रूप में इस एनडीए गठबंधन में वो शामिल हैं और चुनौतियाँ बहुत होंगी। आने वाले दिनों में देखना होगा। अभी तो फार्मूला तय करना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कल ही शपथ ग्रहण समारोह है। आज भावी कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों के नामों पर मुहर लगाना होगा, जिससे कि कल राष्ट्रपति उनको शपथ दिला सकें। कवायद राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार जारी है। इन तमाम चीज़ों पर, तमाम भावी दिनों के सियासी संकेतों पर हम आज चर्चा करेंगे। एक बेहतरीन पैनल हमारे साथ होगा और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे सियासत के इस नब्ज़ को।
किसी भी सरकार के पास अगर बहुमत होती है तो उसके पास बहुत कुछ करने को होता है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की ये खासियत रही है कि जनता ने किसी को ताकत दी, बहुमत की, तो कभी उसमें संतुलन भी कायम किया विपक्षी दलों को मजबूती देकर। क्योंकि राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लगातार बढ़ते वर्चस्व को ब्रेक लगाने का काम किया है। और ऐसे में निश्चित तौर पर जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अपनी रणनीति है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए घटक दल भी इस बात की निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे कि 5 साल की यह सरकार सफलतापूर्वक चल सके। चलिए, हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे बालकृष्ण जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। बालकृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जयप्रकाश पांडे जी, कांग्रेस के तेज तर्रार नेता हैं, प्रवक्ता हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में दिलीप यादव जी को हम आज इस चर्चा में शामिल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है दिलीप जी, जब आप विश्लेषण देते थे तो सवाल तमाम तरह के उठते थे, और कई बार तो ऐसा हमें भी लगा कि शायद अब अतिशयोक्ति कर रहे हैं, लेकिन परिणाम तो बिल्कुल वैसा ही निकला जिस बात का आप दावा कर रहे थे। अब चूंकि बैठकों का दौर जारी है, 2 अहम फैसले हुए हैं। एक तो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो, उन्होंने तय किया है कि वो प्रदेश की बजाय अब दिल्ली की सियासत करेंगे और यहाँ विधानसभा संभवतः वो चाचा शिवपाल सिंह यादव को सौंप देंगे। हालांकि अभी इसका औपचारिक या आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब चाचा उत्तर प्रदेश की, चूँकि संगठन पर उनकी बेहतर पकड़ है, और अखिलेश यादव दिल्ली की सियासत में सक्रिय होंगे राहुल गांधी के साथ। आपका क्या आकलन है, क्या संकेत दे रहा है ये? देखिए, उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के रूप में माननीय शिवपाल यादव जी अगर होंगे, समाजवादी पार्टी रखती है, तो उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। जिसको जो है उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम, जिस हिसाब से जो है उनका एक्सपीरियंस है शिवपाल जी का, वो और कोई नहीं कर सकता। और प्रदेश में जो भी चीज़ें हैं उसको संभालने का भी काम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। रही बात अखिलेश यादव जी, संसदीय दल के जो है समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के नेता चुने गए हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक। वहीं पे जो है सोनिया गांधी जी को जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो है संसदीय दल के जो है नेता चुनी गई हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारक। भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से जो है 2014 और 19 में पूरे उन्माद से लबरेज थी, वो कांग्रेस और जो है समाजवादी पार्टी के दोनों शहजादे, क्योंकि जो है नरेंद्र मोदी जी शहजादे कहते थे, तो हम वही बात कहेंगे, शहजादों ने रोक दिया। और ऐसा रोका कि जो है आज वो लोगों के पास जो है वो कहते नहीं, कटोरा या गमछा लेके जो है सरकार बनाने के लिए जो है जा रहे हैं। और जो उनकी भ्रिकुटी तनी हुई होती थी कि जो है डिक्टेटरशिप वाली, वो चीज़ें जो है वाकई में जो है एनडीए का जो एक घटक दल रहे हैं उनको तवज्जो नहीं मिला। उस चीज़ों का जो है तवज्जो इस सरकार में जरूर मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो उसका खामियाजा मोदी सरकार, तीसरी मोदी सरकार जो है जरूर भुगतेगी। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से जो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जो है अभी चंद दिनों में जो है रिजल्ट आने के 4 तारीख से आज तक जो है जो भी बार्गेनिंग किया है उन्होंने, वो देश हित में सर्वोपरि होगा और लोगों के जन जन की आकांक्षाओं पे जो है खरा उतरने की कोशिश करेंगे जो है चंद्रबाबू नायडू और जो है नीतीश कुमार। एक चीज और देखें कि जो है जहां पे नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि जो है मैं मुसलमानों को जो है, धर्म विशेष कर मुसलमानों को जो है आरक्षण नहीं देंगे, और वहीं पे जो है चंद्रबाबू नायडू ने जो है कर्नाटका में जो है वहां के लोगों के जो ये मैनिफेस्टो उनका था, आंध्र प्रदेश में जो है वो 4% जो है मुस्लिम आरक्षण का जो है फेवर किया था,
और एनडीए की जो है दूसरे सबसे बड़े जो है घटक दल के रूप में आए, तो कैसे जो है सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू? या तो जो है नरेंद्र मोदी उस अपनी बातों पे अडिग रहेंगे कि मुसलमानों को नहीं देंगे, या चंद्रबाबू नायडू जो है उन 4% जो आंध्र प्रदेश की जनता से उन्होंने जो है वादा किया है उस जो है आरक्षण को जो है वो लागू करवा के रहेंगे। तो अब यहाँ पे जो है बहुत ही कसमकस रहेगा जो भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन दिलीप जी जो संबोधन था उसमें तो चंद्रबाबू नायडू जी मोदी जी की बहुत तारीफ करते हुए नजर आए थे। सामंजस्य भी लगभग बन गया है, तभी ये शपथ ग्रहण समारोह के लिए समय और तारीख का ऐलान हो चुका है। ये तो देखने वाली बात होगी कि भविष्य में क्या कुछ होता है। जयप्रकाश जी, काफ़ी अहम फैसला है आपके स्तर पर। राहुल गांधी को आप लोगों ने नेता विरोधी दल के रूप में प्रस्ताव तो पारित कर दिया CWC से। राहुल गांधी ने अभी वक्त मांग लिया है। क्या उनको लगता है कि वो भारत न्याय यात्रा की तरह ही कुछ और मूवमेंट करना चाहते हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये वक्त मांगा है, या वाकई वो नेता विरोधी दल बन करके संसद में सत्तारूढ़ दल से सवाल जवाब करते नजर आएंगे? और दूसरा ये कि सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता भी चुन ली गई हैं, तो क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को ये मौका होगा परिवारवाद पर हमला बोलने का? नहीं संजय जी, ये तो मसला ही नहीं है। परिवारवाद का तो कोई मतलब मसला ही नहीं है, क्योंकि परिवारवाद की अगर व्याख्या की जाएगी तो भाजपा में परिवारवाद कांग्रेस से कहीं बहुत ज़्यादा निकलेगा। खैर वो विषय अलग है। लेकिन जहाँ तक राहुल जी का सवाल है तो कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है, क्योंकि यहाँ के जो शीर्ष नेता रहे हैं वो जनता के नेता होते हैं। उनकी हुकूमत कहिए कि इस तरह सत्ता अधिकरणों में नहीं रहती है, बल्कि वो दिलों पे हुकूमत करते हैं। जैसे गांधी जी कौन सा पद लेते थे, या उसके बाद तमाम बड़े लीडर हमारे रहे हैं। तो राहुल जी अगर मतलब वो स्वीकार कर लेते हैं हमारा प्रस्ताव तो भी बढ़िया है, वरना राहुल जी को जो काम करना है जिसमें वो हद तक सफल हो गए। क्योंकि आज अगर हम लोग बैठे हैं और ये है कि संविधान सुरक्षित हो गया है, सामाजिक न्याय की विरासत बच गई है, मतलब आरक्षण बच जाएगा, और निश्चित रूप से कहिए कि लोकतंत्र इस स्थिति में आया है कि एक आदमी जो खुद को ये कहता था कि मैं तो बायोलॉजिकल आर्डर से हूँ ही नहीं, और सदन में एक अकेले आदमी का दम भरता था, तो उसे कम से कम उसकी मैं शैली छूट गई। अब एनडीए की सरकार और उनको जो लोकतंत्र का पाठ शपथ के पहले ही हमने सिखा दिया है कि अब वो उनके मंच का जो संरचना होती थी, पहले आप देखते थे कि हम लोगों को तो छोड़िए, प्रतिपक्ष के साथ जो उनका आचरण था, खुद उनके ही वरिष्ठ नेता राजनाथ जी अगर माला के परिधि में आ गए तो उनको निकलवा दिया जाता था। लेकिन अब वो जिस तरह से प्रसन्न मन से बात कर रहे हैं मंच पे, तो ये जो लोकतांत्रिक चरित्र बदला है उनका, उसमें हम लोग सफल हुए। तो मुझे लगता है कि जीत हार का फर्क नहीं है इसमें। ये जरूर है कि कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जिसमें जो विजय होती है वो पराजय से बदतर होती है। जैसे भारत में महाराणा ने हल्दी घाटी का युद्ध किया था, वो जीते नहीं थे, लेकिन अकबर कभी याद नहीं करते थे कि उसे हम जीते हैं। तो ये इतना गहरा जख्म हम लोगों ने दे दिया मोदी जी को कि इस विजय को याद नहीं करेंगे, और फिर भी एक मतलब लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं हम लोग, संविधान में हम लोगों की आस्था है। तो अगर वो कल शपथ लेते हैं, वो चले संविधान के दायरे में रहें, और जो हमारे एजेंडे थे, जो हम लोगों के घोषणा पत्र में था, न्याय पत्र में, उसके लिए हम प्रेशर क्रिएट करेंगे। और दिलीप भाई ये सही कह रहे थे कि देखिए अब उनको स्वाभाविक सी बात है कि वो उनकी जो सरकार है नीतीश जी नायडू जी के समर्थन पे चलेगी, और ये नीतीश जी तो सीधे सीधे सामाजिक न्याय की विरासत से आए, और साउथ इंडिया में होने के कारण जो नायडू जी की पूरी लड़ाई रही वो संघ राज्य की रही है कि मतलब जो राज्यों को हो ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। एक सवाल ले लीजिए, जिस तरह से तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने कल संबोधन दिया, और नीतीश कुमार ने तो ये कहा कि आप रविवार को क्यों शपथ ले रहे हैं, अभी शपथ तत्काल ले लीजिए, और अब किसी भी कीमत पे जेडीयू आपसे अलग नहीं रहेगी, बल्कि आपके हर कदम पर साथ रहेंगे। तो एक कोशिश तो हुई थी, और आज केसी त्यागी साहब ने यह भी बोल दिया कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री पद का सीधे ऑफर किया था नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार का फैसला अटल रहा, वो एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। ये भी बड़ा खुलासा हो गया है। देखिए वो तो स्वाभाविक है कि वो नीतीश कुमार ही एक बार बिहार सदन में कहे थे कि दुआ करते हैं जीने की, दवा देते हैं मरने की। तो स्वाभाविक है कि ये तो नीतीश जी कितना अटल रहेंगे वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि केसी त्यागी साहब ने ही कल कह दिया था कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। तो अब सोचिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो किस स्ट्रेटजी पे है, वो नीतीश जी को पूरा देश जानता है। नायडू जी का जहाँ तक मैं बता रहा था
देखिए स्वाभाविक है कि उनको जेल में डाला गया था, वो भूले नहीं है। और सबसे अहम जो मुद्दा साउथ इंडिया का, पूरे ही स्टेट का अगर आप देखिए, जब इस तरह की प्रचंड शक्तियां रहती हैं, मतलब जिनका व्यवहार निर्वाचित निरंकुश सरकार का हो जाता है, तो वहां की जो स्टेट सरकार होती है वो अपनी स्वायत्तता के लिए बहुत परेशान हो जाती है। तो अभी एक बदलाव आएगा, अगर जैसा अमित शाह जी की शैली थी किसी मतलब चयनित सरकार को खंडित कर देना, जैसा महाराष्ट्र सहित तमाम जगहों हम लोगों ने देखा, मुख्यमंत्रियों को उठा लेना, जेल में डाल देना, तो ये चीजें अगर कहीं होती हैं, अब होना ही नहीं होगा, तो नायडू का स्टैंड एकदम क्लियर है। तो ये स्पष्ट जान लीजिए कि जो संघ राज की वकालत वो करते थे उसमें कहीं नहीं उन्होंने समझौता किया है। तो मोदी जी को अब संघ राज के सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा, और सामाजिक न्याय की विरासत, जाति जनगणना करा के गए हैं नीतीश कुमार, क्या उससे पीछे हटेंगे? तो स्वाभाविक बात है कि वो सामाजिक न्याय और संघ राज के दो बड़े जो एजेंडे हैं, सेकुलरिटी का सो तो है ही है, क्योंकि दोनों दलों को अल्पसंख्यकों का वोट मिलता है, और उनके न तीखे बयान वो बर्दाश्त करेंगे, ना ऐसी कोई नीतिगत घोषणा बर्दाश्त करेंगे। तौर पे तो ये है कि हद तक अगर ये हो रहा तो किसकी सफलता है? जयप्रकाश जी, ये हमारी सफलता। 2025 में बिहार का इलेक्शन भी है, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के साथ किस तरह से तालमेल एनडीए बैठाती है, यह तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अग्निवीर को लेकर के अगर समीक्षा की बात उठ रही है इस बार के सरकार में पार्ट 3 में, तो निश्चित तौर पर यह तो तय है कि जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया, युवाओं ने बहुत भारी तादाद में इंडिया गठबंधन को अपना मतदान किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और संभवतः यही वजह है कि यह समीक्षा उठ रही है। वहाँ से जेडीयू की ओर से दो बातें और कही हैं, क्या गई, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तो वो साथ हैं, लेकिन यूसीसी के मामले में राज्यों से सलाह लेने की भी पैरोकारी की गई है। चलिए क्या होता है ये तो देखेंगे। आजम खान साहब जी, भाई, आज अखिलेश यादव ने अहम फैसला ले लिया। भाई, उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या भारी तादाद में जिताने के बाद अब उन्होंने सांसदों को भी जिता लिया। कांग्रेस का भी हालांकि सहयोग रहा, राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने यह करिश्मा कर दिखाया। लेकिन अब अखिलेश जी अगर दिल्ली की सियासत में सक्रिय होते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की ओर से मिलने वाले चुनौती में समाजवादी पार्टी प्रदेश में पीछे छूट जाएगी, या इस तरह के कयास देखे जाएं कि क्या शिवपाल सिंह यादव वाकई अखिलेश जी वाली छवि यहाँ पर जनता के बीच में स्थापित कर पाएंगे अगर उनको प्रदेश की जिम्मेवारी सौंप देते हैं अखिलेश? संजय जी, अभी ये तो कह पाना मुश्किल है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी जगह किसी प्रतिपक्ष का नेता चुनेंगे। ये एक अभी विचारणीय विषय है। पार्टी ने अधिकृत तौर से किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया है। रहा सवाल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब चुनाव लोकसभा का लड़ा था तो ये तय हो गया था कि वो केंद्र की राजनीति में जो भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, और उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि भारत की राजनीति जिस तरह से नकारात्मक होती जा रही थी, यानी पूरा चुनाव भाजपा ने नकारात्मकता पे लड़ा, और जो हम लोग चाहते थे कि भारत की राजनीति में सकारात्मकता आए, और जो सामाजिक सद्भाव है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो भारत की गंगा जमुनी तहजीब है, भाजपा ने उसने नफरत से बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। देश बिल्कुल उस पर मतलब भाईचारा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो हम लोग बिल्कुल चाहते थे कि कम से कम भाजपा का ये नफरत वाला काम ख़त्म हो, और भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र और आरक्षण की सुरक्षा हो सके, जिसमें हम कामयाब रहे। हमारी मंशा ये थी कि तानाशाही खत्म होनी चाहिए, वो हम कामयाब हैं। हम सरकार नहीं बना पाए, ये अलग विषय है, लेकिन भाजपा को इस मामले में हम रोकने में कामयाब रहे कि अब उनकी डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, संविधान के दायरे में देश चलेगा, और भारत का जो संसदीय लोकतंत्र है वो सुरक्षित रहेगा। शायद इनकी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती तो भारत अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चला जाता, और एक व्यक्ति मोदी मोदी सब पूरा देश करता। ये देश के जागरूक जनता का हम लोग धन्यवाद देते हैं इसी के साथ साथ कि उन्होंने ये समझा कि जो विपक्ष कह रहा है वो सही कह रहा है। पहले भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र की रक्षा कर ली जाए, फिर बाकी मुद्दों पे बात की जाएगी। हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं चुनाव के दरमियान, चाहे गरीबी हो, चाहे महंगाई हो, और चाहे किसानों की समस्या है, इन सब मुद्दों पे हम संसद से लेकर सड़क पर काम करते रहेंगे। और युवाओं ने जिस आशा और विश्वास के साथ हमें दिया है, हम उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार से कुछ काम करवा सकें। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था तो बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार इसे ख़त्म करे, तुरंत ख़त्म करे। लेकिन देखते हैं कि कहाँ तक भारत सरकार हम लोगों की बातें मानती है और कैसे चलती है। आज अखिलेश जी ने जो संसदीय दल की बैठक में कहा है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि जनता ने हमें बहुत ज़्यादा
अपना समर्थन दिया है, ऐसे में उनकी उम्मीदें भी हमसे ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में अब हमें जनता के बीच में रहना, जनता की आवाज़ बनना है। क्या कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी कि उन्मादित हो जाए और कार्यकर्ता घर में बैठ गए और प्रधानमंत्री वाराणसी से 4.5 लाख की बजाय 1,52,000 पर सिमट गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो बिल्कुल अभी हम लोगों का प्रयास है बिल्कुल कि जनता के बीच में रहे, और जनता के जिन मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा उन मुद्दों पे हम अभी टिके रहेंगे, और कोशिश होगी कि उन्हीं मुद्दों पे जनता को हम जागरूक करते रहे। और जो वर्तमान भारत सरकार बनने जा रही है एनडीए की, उससे कोशिश होगी कि वो लोगों का ध्यान दे, खास तौर से गरीबों का, जिनको गरीब बनाते जा रहे हैं उन पे ध्यान दे। गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा। तो ये हमारी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है और आर्थिक असमानता की लड़ाई है, यानी आर्थिक असमानता कम होनी चाहिए और सामाजिक न्याय होना चाहिए। इस पे हम बहुत गंभीरता से काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी सांसदों, सभी विधायकों से कहा है कि जो कोर मुद्दे हैं उन्हीं पे हमें जनता के बीच में बने रहना है। जनता हमें जरूर आगे जो है मौका देगी। ठीक है। बालकृष्ण, आवाज आ रही है? बालकृष्ण जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कह दिया है सारे मंत्रियों से, जब वीवीआईपी कल्चर छोड़ें, घर से बाहर निकलें और जनता के बीच जाएं, जनता की समस्याएं सुने और उसका निराकरण करें। यानी ऐसा लगता है कि इस परिणाम के बाद अब एक तीखे तेवर में मुख्यमंत्री भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2027 भी आने में कोई वक्त नहीं लगेगा। कार्यप्रणाली में निश्चित तौर पर एक सुधार की आवश्यकता है, और दूसरा ये कि पार्ट 3 की सरकार तो निश्चित तौर पर आपके लिए बनने जा रही है, लेकिन चुनौतियां भी काफ़ी होंगी। देखिए, मैं इतना बता दूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार इस देश में, बालकृष्ण जी की आवाज़ थोड़ी बढ़ा दी जाए, इस देश में बनने जा रही है। अभी विपक्ष के दोनों जो सम्मानित प्रवक्ता हैं और हमारे विश्लेषक दिलीप जी, सबने तमाम प्रकार की बातें कही हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि भारत की जनता ने एनडीए के नेतृत्व में मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता, मुझे इतना ही कहना है कि रस्सी जल गई, ऐसा नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें प्राप्त है। पिछली 3 लोकसभा सीटों को अगर आप जोड़ लें तो भी इनको उतनी सीटें नहीं, 3 लोकसभा में जिनको जितनी सीटें नहीं मिली है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें अपेक्षा के अनुरूप नहीं आई, कम आई। उसको हम इतना ही कहेंगे कि जो इन लोगों का षड्यंत्र था, दुष्प्रचार था, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया है ना। उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था, संजय जी आप उसको समझते हैं, और मीडिया के होने के नाते जिस प्रकार की शासन व्यवस्था सपा के कार्यकाल में रही है, उसके उलट आज उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है। विकास के काम हुए हैं, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट समिट के थ्रू बहुत सारे उद्योग प्रत्येक जिले में लगने का काम शुरू हुआ है। तो जो भ्रष्टाचार, दंगों की या जातिवादी राजनीति लोगों ने पूर्व में की थी, उससे उत्तर प्रदेश को या भारत को मुक्त करने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में हुआ है। तो ये निश्चित रूप से जनतंत्र में तमाम प्रकार की चुनौतियां आती हैं, तमाम प्रकार के परसेप्शन गलत भी होते हैं, पर कई बार वो क्रिएट होते हैं, उसका कुछ न कुछ दुष्परिणाम देखने को प्राप्त होता है। तो इन्होंने जिस प्रकार का परसेप्शन थोड़ा क्रिएट करने का प्रयास किया, लेकिन आप बता दें कि आज देखिए इनके कार्यालयों पर भीड़ लगी प्रारंभ हो गई, 85 तो दे दो हर जगह। ये जो इन्होंने एक खटाखट फटाफट और इस प्रकार के जो इन्होंने वादे किए थे, अब जनता उसकी हकीकत जान गई है। और अभी आप आगे देखते जाइए धीरे धीरे, एनडीए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत है, पूरी मजबूती के साथ सरकार चलेगी। और आगे देखिए, अभी थोड़ा और समय बीतते धीरे तो आपको समझ में आएगा कि इन दलों की स्थिति क्या हुई। ये और खराब स्थिति में जाने वाले हैं, क्योंकि जो इन्होंने जनता को गुमराह किया है, जनता को थोड़ा बहुत जो इधर उधर कर पाए हैं उसका आभास लोगों को हो गया है। बालकृष्ण एक सवाल ले लीजिए। एक वक्त ये था कि यहाँ बैठे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता जयप्रकाश जी या समाजवादी पार्टी के आजम खान साहब आपके ऊपर भी आरोप लगाते थे कि अकाउंट में 15-15 लाख रुपए कहाँ आए। आज 1-1 लाख रुपए को लेकर के आप भी सवाल उठा रहे हैं। सियासत में चलिए इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से आज मुख्यमंत्री जी ने
साफ तौर पर चेताया है मंत्रियों को। आपकी पहली बात का जवाब दे दूं, मुझे जरूरी है इसका जवाब देना। जी जी। कि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत पत्रकारिता जगत में आपका काफी नाम और यश है जी। प्रधानमंत्री जी का बयान जो था वो इतना ही था, अगर देश का जितना काला धन विदेशों में गया है अगर वो पूरा वापस आ जाए तो प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए हो सकते हैं। ये इतना विषय था जी। काला धन लाने के लिए प्रयास तो हुआ, लेकिन आया कहाँ? नहीं, प्रयास हुआ, लेकिन ये जो खानदानी लोग हैं ना, ये खानदानी लोग हैं, तमाम प्रकार की इनकी व्यवस्थाएं हैं, इसमें उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री ने भी सदन में बोला था कि होटल किसके हैं विदेशों में, मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में कही और इनका चेहरा उतर गया। तो बयान आप देख लीजिएगा, विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री का बयान है। मेरा इतना कहना है कि जो खानदानी लोग हैं, जो ये सामंतवादी लोग, आज भी मैं इनको कहता हूँ, भैया ये जो ये शहजादे हैं, ऐसा नहीं है कि 10-20 सीटें ये अगर कहीं जीत लिए तो उसमें इनको इतना गर्वोन्मत्त नहीं होना चाहिए। अभी भी कांग्रेस की 3 डिजिट में नहीं आ पाई, 99 सीटें हैं उसकी। और मैंने फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि 240 सीटों का आंकड़ा वो 3 लोकसभा चुनाव में नहीं पार कर पाए, लेकिन इतना गर्वोन्मत्त नहीं होना चाहिए। देश की जनता इनकी वास्तविकता ठीक है। आगे के चुनाव में आपको ये लगेगा कि ये लोग किस लोक में गए, किस पाताल लोक में गए, ये पता नहीं है। दूसरी बात, जैसे अभी इन्होंने बायोलॉजिकल होने की बात ये लोग करते हैं, तमाम प्रकार की बातें लोग आरोप लगाते हैं, तो भारत की संस्कृति के विषय में ज्ञान इनको नहीं है। राजा जनक का उदाहरण अगर आप कभी पढ़ेंगे तो राजा जनक का जिस प्रकार का चरित्र था सकारात्मक रूप से, कि उनको माना, उनके उपदेश उनको माना गया है कि वो साक्षात ब्रह्म ही है, कि राजा के रूप में उन्होंने जिस प्रकार की सेवा की, तो भारत का जो चरित्र है, भारत का जो हमारा वांग्मय है, डेमोक्रेटिक तुलना करो, काहे ईश्वर बना रहे हो? जनक बना दोगे, राम बना दोगे, दशरथ बना दोगे, यही लेके डूबा है आपको। हाँ, अब राजा जनक बनाने के ये क्यों नहीं कहते कि लोकतांत्रिक चयनित व्यक्ति है? ठीक है, जयप्रकाश जी उनको सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। अकबर को महान करने वाले लोग भारत की संस्कृति की उच्चता को, भारत की संस्कृति की गंभीरता को इनकी समझ में कभी नहीं आएगा। ठीक है। बालकृष्ण जवाब ले लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता जयप्रकाश जी से। आप भी सुन लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इनके ओर से भी ऐसे आरोप हो जिसका जवाब आपको देना पड़े। जी जयप्रकाश जी। देखिए, ये बार बार परिवारों की बात कर रहे थे और शहजादों की बात कर रहे थे, तो इनको हम बता दें कि निश्चित रूप से सल्तनत मिली है नेहरू परिवार की, लेकिन वो संघर्ष और शहादत की विरासत है। आप अरे सुन लीजिए, आप तब तक गूगल सर्च कर लीजिए, आपके संघ परिवार में मुखबिरी और राष्ट्रद्रोह के अलावा कोई और विरासत रही आपके पास? और सुनिए, दूसरी बात जान लीजिए कि आप जनमत को स्वीकार करने के बजाय कह रहे हैं षड्यंत्र है। सबक दे दिया भगवान राम ने। फैजाबाद लोहिया की जन्मभूमि है, सुन लीजिए। राम कबीर के भी हैं, गांधी के भी राम है। गोडसे के राम की शिकस्त हो गई गांधी के राम से, लोहिया के राम से। और अभी भी आपका भूत नहीं उतरा है। आप मोदी को एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के बजाय अब राजा जनक भी बना दिए आप। राम ने ही सही दंड दे दिया। भगवान राम कालनेमी को पहचान लेते हैं और बजरंगबली भी पहचान लेते हैं। सही दंड मिल गया आपको। माननीय प्रवक्ता जी, इस बात को समझ लीजिए कि देश का जनमानस आपने देश को अभी इस चुनाव में जिस प्रकार से गुमराह करने का काम किया है, इसका आपको भयानक दुष्परिणाम देखने को प्राप्त होगा। अच्छा चलिए, बालकृष्ण आरोप प्रत्यारोप अपने जगह, वो तो हम विश्लेषण ले लेंगे। उत्तर प्रदेश से कितने लोग जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, कोई संकेत? फिर भी कुछ संकेत? जो समय आने पे मीडिया को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। जब बयान आएगा, निश्चित रूप से ये विषय है, चर्चा का विषय है, लोग चर्चा कर रहे हैं। नहीं, जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक कि भाई मन मुताबिक सीटें नहीं मिली हैं, तो संभवतः इस बार उत्तर प्रदेश का कोटा कुछ कम हो सकता है। बिहार को ज़्यादा तवज्जो मिलेगा क्योंकि 2025 में वहाँ चुनाव होना है। इसका कोई संकेत आप तक? मैं आपसे पूरी जानकारी नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन कुछ संकेत तो दे सकते हैं, क्योंकि कल का दिन तो आपके लिए बड़ा सुखद एहसास वाला दिन है। आदरणीय संजय जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है। प्रत्येक
ठीक है। दिलीप जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि जो ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज से देश नहीं चलता है। एक संकेत तो उन्होंने दिया था कि मोदी जो फैसला लेता है उसके बारे में सब लोग जानते हैं। तो इसका संकेत क्या माना जाए? क्या कुछ कल मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकता है? और जो अखिलेश और राहुल गांधी की साथ साथ केंद्र की सियासत में सक्रिय होने की जो भावना दिख रही है साफ तौर पे, क्योंकि अब अखिलेश जी ने तो संसदीय दल का नेता पद स्वीकार लिया है, राहुल गांधी जी नेता विरोधी दल स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते हैं, संभवतः उनकी अखिलेश यादव से बातचीत भी होगी कि आगे की रणनीति क्या होगी, उसके बाद संभवतः वो फैसला भी लेंगे। इसका क्या संकेत है? पहले तो ये कि जो मोदी जी ने बोला था कि ब्रेकिंग न्यूज़ के भरोसे कोई फैसला नहीं होने वाला है, देश नहीं चलने वाला, और दूसरा ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तालमेल को लेकर के जो अहम फैसला हो रहा है, क्या केंद्र और प्रदेश दोनों को साथ साधने की कोशिश है इंडिया गठबंधन की? देखिए, एक चीज़ है, नो डाउट कि जो वाजपेयी साहब का जो है बीजेपी था उसमें जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो है इजाफा किया है। और वाजपेयी साहब के साथ एक चीज़ और था कि जो है वाजपेयी साहब जो है वो गठबंधन की सरकार को जो है पूरी तरह से तवज्जो देते थे, उनके पास बड़ा अनुभव था। लेकिन जो है नरेंद्र मोदी जी के पास जो है गठबंधन सरकार चलाने का कोई भी अनुभव नहीं है। सिर्फ वो जो है पिछले 10 सालों में जो भी गठबंधन किए, सिर्फ एकमात्र लीडर होके, मतलब डिक्टेटर होके उन्होंने जो है सरकार को चलाया है। और जो घटक दल है उनके लोगों को जो है मंत्री पद तो दे दिया, मंत्री पद देने के साथ जो है सारे जो है फैसले पीएमओ से होते थे, वो सिर्फ मंत्री बने रहे। लेकिन इस बार का जो है जो समीकरण बना है, उस समीकरण में जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार को जो है जिस हिसाब से जो है मैंडेट नहीं मिला है, पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, घटक दल हैं, तो इसका अनुभव नहीं है। हो सकता है कि जो है आगे आने वाले समय में जो है कुछ समीकरण ऐसा बनेगा। दिलीप जी, पिछले बार 2019 की भी बात कर ली जाए तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत थी तो इन लोगों ने एनडीए को ठुकरा दिया। अनुप्रिया पटेल समेत तमाम घटक दलों के नेता रखे गए। और मोदी जी की कुछ तो खासियत होगी कि 2001 से लगातार, चाहे वो राज्य की सत्ता की बात कर ली जाए या केंद्र की सत्ता की बात कर ली जाए, वो बने हुए हैं। तो इतनी समझ तो संभवतः उनको भी होगी कि कैसे तालमेल कब बैठाना है, और कुछ फैसले ऐसे हैं जो सख्ती से लेने होंगे। अब इसमें निश्चित तौर पर चुनौतियां मैं मानता हूं कि भाई घटक दलों में खास करके टीडीपी और जेडीयू दो ऐसे दल हैं जिनके बीच सामंजस्य बनाना थोड़ी चुनौती तो नजर आ रही है। बड़ी चुनौती है। तो आप देखेंगे कि जो है वो आपने कहा कि जो है घटक दल थे, हम भी मानते घटक दल थे, लेकिन जो फैसले होते थे वो फैसले जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से होते थे या नरेंद्र मोदी करते थे। तो ये चीजें जो है अब कोशिश ये होगी लोगों की कि जो है नहीं करें, मतलब नरेंद्र मोदी के यहां से फैसले ना हो। जो मंत्री पद पाएंगे, चाहे वो जो है कैबिनेट मंत्री हो, चाहे जो है राज्य मंत्री हो या स्वतंत्र प्रभार के हो, वो अपने फैसले ले। और जो है यही अगर होगा तो बहुत ही अच्छे संकेत होंगे कि सरकार चल रही। लेकिन जो है जो अमित शाह के जो है फोन चले जाते थे किसी भी जो है मंत्री के पास, किसी भी जो है मुख्यमंत्री के पास, जो मतलब हड़का देते थे, कह देते जो कहना है, मतलब जैसे भी करना है, किसी पार्टी को तोड़ना है, वो संभव नहीं हो पाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन एक सफल सरकार चलाने के लिए दिलीप जी ये तो होना चाहिए कि अभी देखिए लचीलापन हो। जी, लेकिन एक कोई पावर सेंटर तो होना ही चाहिए। वो अमित शाह रहे हैं, मैं आपकी बात मानता हूं, पावर सेंटर होना चाहिए, लेकिन डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। पिछले जो है जो 10 साल की सरकार रही है उसमें डिक्टेटरशिप पूरी तरह से, खासतौर पे जो है 2019 से 24 वाला जो रहा ये कार्यकाल, पिछला कार्यकाल, उसमें पूरी तरह से डिक्टेटरशिप था। क्योंकि जो है पिछले जो है 2014 वाले जो मैंडेट था उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने और इजाफा कर लिया था। रही बात एक चीज और मैं बताऊं कि जो अनुभव की बात है कि एक होता है कि चलो हमारे साथ सब लोग हैं हम चलाएंगे, वो अनुभव नहीं है क्योंकि फैसला जो है वन साइडेड अनुभव को लेकर ऑर्डर एक तरफ से आ रहा है। अनुभव को लेकर के मैं सवाल नहीं बर्दाश्त करूंगा क्योंकि भाई वो राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक जी मैं देख रहा था कि 8,722 दिन करीब
जी। लगातार सत्ता में रहे नरेंद्र मोदी। 2001 में एक बार जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो कभी हटे नहीं हटे। तो जिसके पास शासन और सत्ता का इतना लंबा अनुभव है तो वो तो निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। चलिए, वक्त यहीं तक इजाजत देता है। 30 सेकंड में मैं आखिरी कमेंट जानना चाहूँगा। सबसे पहले बालकृष्ण, कल जो मोदी पार्ट 3 सरकार बन रही है, जनता क्या उम्मीदें रखे? जो उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी से गुजरात की जनता ने 2001 से और भारत की जनता ने 2014 से जो प्रधानमंत्री जी से उम्मीदें रखी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में गरीबों के उत्थान को लेके, देश के उत्थान को लेके जो प्रधानमंत्री जी ने जो बातें की हैं, घोषणा पत्र और प्रधानमंत्री दोनों का जो वक्तव्य है, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने का काम किया है, और जो कुछ बचा रह जाएगा उसको पूरा करने का काम करेगी। और चंद्रबाबू नायडू की सोच का जिक्र नहीं किया, गलतियां यहीं से शुरू होंगी। हाँ, आजम खान साहब। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, कल सरकार बनने जा रही है, लेकिन हम जैसा भाजपा के प्रवक्ता ने शुरू में कहा कि राजा जनक से तुलना करी। हम लोगों ने तुलना के बाद नहीं, 30 सेकंड का समय मैं एक बात कहना चाहूँगा। हम लोगों ने जनता को यही समझाया कि आप भारत के लोकतंत्र की रक्षा कर लो, तो जागरूक भारत की जनता ने लोकतंत्र की रक्षा कर ली, इसलिए उसे बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोग लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए संकल्प हैं। जी, जयप्रकाश जी, क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से आपको? देखिए, उम्मीद तो अब कुछ नहीं है। अगर थोड़ी भी संवैधानिक नैतिकता बची होती तो जो अकेले मंच पे खड़े होकर आदमी 400 पार का नारा लगाता था, जनता ने उस अकेले आदमी को खारिज किया। अगर एनडीए की जीत है तो उस अकेले आदमी को संन्यास ले लेना चाहिए, किसी को बनाने प्रधानमंत्री एनडीए का, ठीक है। दूसरा ये है कि आशा जरूर है कि जो मैं शैली का भूत चढ़ गया था, जो निरंकुशता का पर्याय हो गया था, अब कम से कम वो इस देश की लोकतांत्रिक विरासत, खुद अटल जी भी इंक्लूड है उसमें, उससे सीखेंगे और गठबंधन धर्म को दिल से स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, स्वेच्छाचारिता से देश को मुक्ति मिलेगी। नई सरकार से सबको नई उम्मीदें हैं। कल 7:30 बजे का हमें भी इंतजार रहेगा। दिन भर निगाहें टिकी होंगी कि निश्चित तौर पर आखिर इस गठबंधन के सरकार में किसे लाल बत्ती हासिल होती है, केंद्र में टीम मोदी में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर घटक दलों का एक समायोजन है एनडीए, और जाहिर सी बात है सबको इसमें समायोजित भी करना है। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि देश में मोदी पार्ट 3 की सरकार बनने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह होगा। नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी उपलब्धि, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि कि लगातार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन के पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे। हालांकि निश्चित तौर पर जो उनका संबोधन था कल, उससे साफ जाहिर हुआ था कि अब कुछ नए फैसले देखने को मिलेंगे। चलिए, क्या कुछ होता है कल के घटना पर पल पल की जानकारी हम लेकर आपके सामने आएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM Hospital and Research Center, Advanced Neuro and Spine Surgery Center। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172।
ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। छूट नहीं पाई